जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर्स को। ठीक है। ये जो लेक्चर्स मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है, अगरचे ये सो वास्ट नहीं है, लेकिन इसमें जितना भी जो भी इम्पोर्टेंट है राइटिंग के हवाले से, इसमें सब इंक्लूड होता है। ठीक है। और हाँ, कुछ थोड़ी सी कमी है जो मैंने सोचा था कि मैं ऐड करूंगा, यानी कि हर ग्रामर के साथ जैसे एडजेक्टिव मैंने प्रोनाउन पढ़ा दिया, नाउन पढ़ा दिया, एडजेक्टिव मैं पढ़ाने लगा हूँ। तो मेरी ये सोच थी, ख्वाहिश थी कि मैं इसके साथ एक्सटेंसिव सेंटेंसेस साथ के साथ दूं, वो कैब भी देना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि एक दोस्त ने कहा था कि वो कैब शेयर करें, लेकिन पहले ही लेक्चर जाहिर है कि वास्ट हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तकरीबन 40 मिनट्स का। तो ये सब मुमकिन नहीं है। बहरहाल जैसे ही ये ग्रामर के लेक्चर्स एंड होंगे इंशाल्लाह, 8-10 लेक्चर्स और होंगे, तो उसके बाद देन पैराग्राफ राइटिंग के दौरान ही मैं जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और उसके उसके साथ ही मैं पढ़ाऊंगा कि पैराग्राफ कैसे लिखना है। एडजेक्टिव का जो टॉपिक है वो कदरे लेंथी है। ठीक है, तो मैंने फिर इसको 2 लेक्चर्स में कवर करने का सोचा है। ठीक है, इसका पार्ट ए होगा जिसमें एडजेक्टिव्स की काइंड्स बताऊंगा, डिग्री हो एडजेक्टिव्स और उसके बेसिक रूल। इसका ज़्यादातर पोर्शन ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल से मुराद है कि जो कुछ आप लोग पढ़ चुके होंगे मैट्रिक में या उससे पहले कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, एडजेक्टिव्स की डिग्री वगैरह पढ़ ली। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स ये भी यकीन पढ़ी होंगी। लेकिन जो बी है ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, इसमें अंदर आपको डोसा कॉम पढ़ाऊंगा। एडवांस मैंने इसलिए कहा क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ लिया, जिस चीज़ को हम अचीव कर लेते हैं, वो हमारे लिए बेईमानी हो जाती है। क्योंकि जब मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी तो मेरे लिए काफ़ी न्यू थी कि यार ये न्यू रूल्स हैं, मैंने कभी नहीं पढ़े। तो मेरे जैसे आम इंसान के लिए नहीं न्यू है। ठीक है, इस ये कैटेगरीज हैं, डोसा कॉम भी कैटेगरी है एडजेक्टिव्स की, उनका यूज है, पार्टिसिपल क्या होता है ये भी बिल्कुल नया था मेरे लिए। एडजेक्टिवल फ्रेजेस और डेंगलिंग मॉडिफायर ये यकीनन आप सबके लिए मतलब ज़्यादातर के लिए न्यू होगा, डेंगलिंग मॉडिफायर। ठीक है, ये डेंगलिंग मॉडिफायर एडजेक्टिवल फ्रेजेस, यहाँ पर हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं, उन चीज़ों को हमने देखना है कि मिस्टेक क्या करते हैं, और फिर आपको रेफरेंसेस दूंगा कि कॉमन मिस्टेक्स। इसमें ज़्यादातर मैं रूल्स के दौरान ही पढ़ा दूंगा कॉमन मिस्टेक्स, लेकिन आखिर में फिर भी दूंगा। और सीएसएस की करेक्शन, सीएसएस में सन 2000 से 2022 तक जितनी करेक्शंस आई हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड वो दूंगा। और एट द एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी 5-7 होंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ओके, एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव एडजेक्टिव को उर्दू में कहते हैं इसमें सिफ्त। सिफ्त मतलब खूबी, तारीफ। ठीक है, जिस तरह किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, जो कोई भी ऐसा वर्ड, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, यानी उसको डिस्क्राइब करे, उसकी एट्रीब्यूशन बताए, उसकी कोई खूबी बताता हो, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इसकी 8-9 काइंड्स हैं। ठीक है, ज़्यादा भी शायद शायद इससे भी ज़्यादा हों, क्योंकि मैं जब इनको सर्च करता चला गया तो ये मुझे आर्टिकल एडजेक्टिव्स में मिल गए कि यार ये चाहिए, मतलब ये भी हमने पढ़े थे, लेकिन फिर मैं क्योंकि मेरे पास कई टीचर्स से चूंकि मैं पढ़ा हूँ, तो जहाँ से मुझे मैंने इनको कंपाइल किया किसी तरह से कि यार इसको मैं मर्ज करूँ और एक कंपाइल फॉर्म में हो, क्योंकि कोई टीचर कुछ पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है। हर बंदा कंप्लीट नॉलेज एक तरह से नहीं ना देता है ना दे पाता है। वो सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, कोई टीचर समझता है ये इंपॉर्टेंट है। बहरहाल प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं क्वालिटी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, पोजेसिव, आर्टिकल एडजेक्टिव वगैरह। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड हों, यानी कि ऐसा, अब जिस तरह हमने नाउन में पढ़ा था कि न्यूटन, न्यूटन एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन वो कॉमन नाउन बन जाता था। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज द न्यूटन ऑफ हिज एज, अपने दौर के न्यूटन थे, तो कैसे एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में बन गया। इसी तरह प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव भी बन जाता है, जिस तरह द चाइनीज रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट एक नाउन है, वैसे चाइनीज भी एक नाउन है, लेकिन क्योंकि अब ये रेस्टोरेंट के पीछे आ रहा है, रेस्टोरेंट को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा रेस्टोरेंट जो कि जिसपे चाइनीज खाने मिलते हैं, तो वो
जो चाइनीज है वो उस रेस्टोरेंट की खूबी बता रहा है कि जनाब ये रेस्टोरेंट इस तरह का है, तो ये जहां पर जो चाइनीज है ये एडजेक्टिव बन गया। विक्टोरियन एटीट्यूड, अब विक्टोरिया से ले रहे हैं, विक्टोरिया, मलका विक्टोरिया, उनकी और मलका है, उनको मतलब कई मलका हैं जो। विक्टोरियन एटीट्यूड का मतलब वो एटीट्यूड जो वो मलका शो करती है, वो एटीट्यूड है। ठीक है, इंडस ओशन, इसको मैंने अब लिखा रहने दिया, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि किस तरह बनता है। बहरहाल आप इन दो से एग्जांपल, बल्कि एक सीएसएस सन 2000 में भी एक इस तरह की करेक्शन आई हुई है। उसमें कहता है कि वी बॉट अ जैपनी प्रिंटर, वो कहता है नहीं नहीं, जैपनी ना कहो, जैपनीज प्रिंटर कहो। ठीक है, जिस तरह चाइनीज रेस्टोरेंट, जैपनीज प्रिंटर, ये इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा। ओके, नेक्स्ट एडजेक्टिव है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी। ठीक है, बहुत सारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम याद रखें कि एडजेक्टिव से हम अपने सेंटेंस को बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारे सेंटेंस में खूबसूरती आती है, चार्मिंग। ठीक है, जो सेंटेंसेस बनते हैं वो एडजेक्टिव्स को ऐड करके बनते हैं। तो चूंकि इसमें तो मैं ज्यादा से ज्यादा नहीं ऐड कर पाया, तो आप ज्यादा से ज्यादा एडजेक्टिव्स को तलाश करें, उनके नोट्स बनाएं। ठीक है, जिस तरह हम वर्ड सिनोनिम वर्ब्स देखते हैं, इस तरह एडजेक्टिव्स को भी देखना चाहिए। जिस तरह एम्बिशियस बॉय, एक्सपीरियंस टीचर। ठीक है, यंगर ब्रदर, अब यंगर ये उसकी क्वालिटी है कि मैं छोटा भाई है जी। ठीक है, और सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गया, डर्टी गर्ल होगी, एटसेट्रा, ये आपको देख लेना। कलर्स भी इसमें आते हैं, ब्लैक ब्राउन। ठीक है जी, जैसे ग्रीन फ्लैग, हमारा फ्लैग ग्रीन है, उसमें ग्रीन कलर है, तो ग्रीन फ्लैग, फ्लैग एक नाउन है, ग्रीन उसको क्वाली, ये जो ग्रीन है ये फ्लैग को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी तारीफ बता रहा है कि ये फ्लैग कैसा है, तो ये क्वालिटी हो गई। क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें क्वांटिटी बताई जाए। जिस तरह ही हैज नो सेंस, उसके उसको अकल ही नहीं है, जिस तरह हम कहते हैं उसको अकल ही नहीं है, तो ही हैज नो सेंस। क्वांटिटी है जी नो। मच मतलब कुछ, मच है, ज्यादा है। ब्रेड, फूड के लिए हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि मच यूज होता है, तो ब्रेड, मच ब्रेड, एनी एप्पल, लिटिल, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब लिटिल से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड एक रूल है। जिस तरह लिटिल की तीन, लिटिल के साथ सिंपल लिटिल भी यूज किया था, आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल अगर सिंगल सिंगल लिटिल यूज हो, इसका मतलब होता कुछ भी नहीं। देयर इज लिटिल शुगर इन द पॉट, यानी कि पॉट में शुगर है नहीं, आप यूँ समझे कि दो तीन दाने हैं। जिस तरह अब किसी डब्बे वगैरह में हम चीनी रखते हैं, तो चीनी बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो साइडों पर तो चीनी लगी हुई होती है ना। ठीक है, पैंदे में भी उसके बिल्कुल बॉटम में कुछ ना कुछ चीनी थोड़ी बहुत इधर लगी होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, देर इज लिटिल शुगर इन द पॉट, यानी कि चीनी है तो सही, लेकिन ना होने के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, एक तो आम हमारा गिलास होगा, उसमें चीनी रखते नहीं है, तो फिर आप कहोगे नो, नो शुगर, तो नो कह दो। लेकिन क्योंकि वहां पर दो चार दाने लगे होते हैं, लेकिन आप कंसीडर नहीं कर रहे होते, तो लिटिल लगाए। आ लिटिल का मतलब बिल्कुल थोड़ी सी है। ठीक है, थोड़ा सा है सही, लेकिन वो बिल्कुल ना काफी है, इस तरह। और दा लिटिल का मतलब होता है कि जिसका भी हमने हवाला दिया हो, किसी का रेफरेंस दिया हो, तो ये हमने नाउन में भी पढ़ा था कि द गोल्ड, ठीक है, विच हैज बीन यूज्ड इन द रिंग ऑफ, इन इन माय रिंग इज प्योर। अब इसमें एक मैंने सेंटेंस ऐड किया कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज, यानी कि एक, अ लिटिल का मतलब क्या, थोड़ा सा। और फिर द लिटिल का सेंटेंस है, द शुगर दैट इज इन द पॉट इज एनफ फॉर मी। वो शुगर जो बर्तन में है वो मेरे लिए काफी है। अच्छा, अब इसमें एक करेक्शन है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये सेंटेंस गलत है। इसकी वजह क्या है? लिटिल नॉलेज का मतलब है नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। अगर नॉलेज बिल्कुल भी ना हो वो डेंजरस नहीं होता, तो आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हमेशा थोड़ा इल्म वो खतरनाक होता है, अगर इल्म बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, वो हमारे यहाँ लोकल कहावत है ना कि हमेशा तैरने वाला ही डूबता है, यानी कि जिसको तैरना आता है वही तो दरिया में छलांग लगाएगा ना। अब जिसको बिल्कुल ही तैरना नहीं आता वो पानी से बचेगा। तो इसी तरह जिसके पास थोड़ा इल्म है, तो वो समझेगा, वो उसी के लिए वही नुकसानदेह होगा। अगर किसी के पास नॉलेज है ही नहीं, वो कहेगा यार मैं तो अनपढ़ जाहिल इंसान हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। खैर, मैनी और मच, मैनी और मच का अमूमन जो इस्तेमाल है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, पॉजिटिव में नहीं। इस तरह अगर हमने कहना हो, पॉजिटिव में करना है अ लॉट ऑफ।
हमने कहना टीचर से वी आस्क्ड द टीचर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल अगर टीचर से किए तो हम कहते हैं कि जी वी आस्क्ड द टीचर मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल किए, तो गलत होता है। आप कहो कि वी आस्क्ड द टीचर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यूं कहें। अगर नेगेटिव यूज करना हो कि हमने सवाल ज्यादा नहीं किए, तो वी डिड नॉट आस्क मैनी क्वेश्चंस, हमने ज्यादा सवाल नहीं किए। हैव यू ईटन मच फूड, क्या आपने ज्यादा खाना खाया है? तो मच क्यों लगाया है? क्यों? क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में मैनी और मच का इस्तेमाल करें। अदरवाइज पॉजिटिव हो तो अ लॉट ऑफ, ज्यादा के लिए। इसी तरह आप मैनी और मच को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे सो, एज या टू लगे, ठीक है, अगर यूज हो रहा है तो फिर आप टू मैनी क्वेश्चन दें। वी आस्क्ड द टीचर टू मैनी क्वेश्चंस, यानी कि बहुत ज्यादा। टू जो है वो बजाते खुद एक नेगेटिव वर्ड है, टू यानी कि बहुत ज्यादा सवाल किए हैं, इतने, मतलब यूं समझिए कि इतने कि टीचर परेशान हो गया, आपने सेंस समझनी सेंटेंस की। इतने क्वेश्चंस टीचर से कर दिए कि वो परेशान हो गया, तो वी आस्क्ड द टीचर टू मेनी क्वेश्चंस। मच अनकाउंटेबल के लिए है, पहले भी पढ़ा था। डज ही अर्न मच मनी, क्या उसने ज्यादा पैसे कमाए? मनी है, ठीक है जी। तो अनकाउंट इसके लिए यूज करें, मनी के लिए मच यूज करें। इसके अलावा टू और वेरी, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि टू जो है वो उसका मतलब होता है कि मतलब जरूरत से ज्यादा, नेगेटिव सेंस है इसकी। और वेरी का मतलब होता है ज्यादा। इट इज टू कोल्ड, कि बहुत ज्यादा सर्दी है। अब टू कोल्ड ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर्दी की हमें जरूरत तो नहीं है ना, कोई जरूरत का सेंस तो नहीं है सर्दी में। इट इज टू कोल्ड नहीं, अब इट इज वेरी कोल्ड, सर्दी बहुत ज्यादा है, इट इज वेरी कोल्ड, ज्यादा के लिए। अब जैसे अगर टू को यूज करना हो तो द कोट इज टू बिग फॉर मी, ये कोट तो इतना ज्यादा बड़ा है। अब हम उर्दू में क्या कहेंगे? यार ये तो बहुत बड़ा कोट है, मुझे आएगा ही नहीं। मार्केट में हम कहीं जाए तो उसको कहते हैं यार ये तो बहुत ज्यादा, इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि ये मुझे फिट नहीं आएगा। इंग्लिश में हम सिर्फ कहेंगे द कोट इज टू बिग फॉर मी, ये बहुत ज्यादा, ठीक है जी। इसके अलावा न्यूमरल एडजेक्टिव्स, न्यूमरल मतलब नंबर से रिलेटेड, ठीक है। और नंबर्स में फिर ये न्यूमरल्स में डेफिनेट न्यूमरल्स भी होते हैं, इनडेफिनेट न्यूमरल्स। डेफिनेट का मतलब डेफिनेटली, जिसे हम कहते हैं, यूज अक्सर कहते हैं डेफिनेटली, हाँ जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ऐसे न्यूमरल जिसमें एग्जैक्ट नंबर हो, एग्जैक्ट फिगर हो, तो उसको हम कहेंगे डेफिनेट। जैसे कहेंगे जी टू बॉयज वर सिटिंग इन द क्लासरूम, दो ही लड़के थे, अब दो हैं, ठीक है। आई एम रीडिंग सेकंड चैप्टर, आई एम रीडिंग द सेकंड चैप्टर ऑफ माई बुक, तो ये दो दूसरा चैप्टर पढ़ रहा हूँ, एग्जैक्ट बात है, ठीक है। डबल, टू फोल्ड, वन टू फोल्ड यानी कि दुगना, ये इसमें क्लियर है, डेफिनेट है। अच्छा, अब इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, ऑर्डिनल और कार्डिनल के। क्या ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो इससे पहले द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कार्डिनल में हम द का इस्तेमाल नहीं करते। ही इज रीडिंग चैप्टर 3, ही इज रीडिंग द ही इज रीडिंग द थर्ड चैप्टर, तो ऑर्डिनल में हम द का यूज करेंगे, लेकिन कार्डिनल में नहीं करेंगे। इनडेफिनेट का मतलब है जिसमें जो बिल्कुल, जिसको हम डिफाइन ना कर सकते हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिस तरह ऑल, तमाम। अब कितने, तमाम में कितने लोग हैं पता नहीं है। एनफ, एनी, फ्यू, फ्यू मतलब फ्यू पेपर, फ्यू स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द क्लास, अब चंद स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं। अब चंद का मतलब कितना है? तीन है, पांच है, सात है, नहीं पता। आई हैव एनफ मनी टू लिव माई लाइफ, एनफ, ठीक है। एनफ, अब देखें एनफ जो है वो मनी के पीछे आ रहा है। मनी नाउन है, पैसा, और एनफ जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है कि काफी पैसे हैं, तो ये एक तरह का एडजेक्टिव है। अब चूंकि इंडेफिनिट न्यूमरल्स में फ्यू आता है, तो फ्यू के लिए चंद एक रूल है कि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये वही लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। फ्यू मतलब इतने कम है, इतना कम है कि गिनती वाले। फ्यू, पहली बात तो ये है कि फ्यू का मतलब होता है काउंटिंग में, लिटिल मतलब जो काउंट ना हो सके, तो एज इतना, इतने कम के जिनका फायदा ही नहीं है, बिल्कुल थोड़े से, ना होने के बराबर, ठीक है। आ फ्यू मतलब चंद एक हैं, थोड़े बहुत हैं, ठीक है। और द फ्यू का मतलब वो चंद जिनका, जैसे फ्यू वेमेन कैन कीप अ सीक्रेट, कहते हैं कि अब इसकी उर्दू क्या बनेगी? फ्यू वेमेन कैन कीप अ सीक्रेट,
शायद ही कोई औरत ऐसी होगी जो राज को छुपा सके, शायद ही। ठीक है जी। वैसे और तरह से भी बन सकते हैं सेंटेंसेस, लेकिन फ्यू का है। तो क्योंकि कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो राज को छुपा सके। ठीक है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये इस पे बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सेंटेंस को देख रहे हैं। मैं इसको रिपीट करूंगा। फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट। ठीक है। कोई औरत ऐसी होगी जो कि, ठीक है, आप कोई पे जोर दे लें, कोई औरत ऐसी होगी जो राज छुपा सकती हो। और इनडायरेक्ट मीनिंग क्या दे रहे हैं इसका, कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो राज छुपा सकती हो। आई हैव वी हैव ओनली अ फ्यू बुक्स। थोड़ी बहुत किताबें लाइब्रेरी में। और लास्ट है, द फ्यू बुक्स दैट वी हैव इन आवर लाइब्रेरी आर नॉट सो गुड। वो चंद किताबें जो हमारी लाइब्रेरी में है, अच्छी नहीं है। ठीक है जी। ये भी हो गया। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव हमने प्रोनाउन भी पढ़ा, एडजेक्टिव भी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस दैट दीज दोस। ठीक है। और मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, आप देखते रहना। हमने वहां पर 4 नंबर पे पढ़ा था प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है दिस दैट दीज दोस। तो एक ही वर्ड एडजेक्टिव और प्रोनाउन के तौर पे कैसे यूज हो सकता है, इस पर आपने ज़्यादा ध्यान करना है। पहले हम प्रोनाउन को देखते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ चुके हैं। दिस दैट दीज दोज एग्जाम्पल था, इसमें दी थी कि दिस इज माई कार। तो दिस इज माई कार, तो ये एज अ प्रोनाउन है क्योंकि ये मेरी कार है, डायरेक्ट। अच्छा, एडजेक्टिव, ये मुझसे थोड़ी गलती भी हो गई थी, मैं आपको बताता हूँ आपको। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। लेकिन अगर यही सेंटेंस हो जाए कि दिस कार इज माइन, तो यहाँ पर जो दिस है वो एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा। कैसे? इसी के साथ ही मैंने इसका कंपैरिजन किया हुआ है। दिस इज माई कार, तो इसमें ये जो वर्ड है दिस, ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। एक मतलब सब्जेक्ट तो वहां भी है, लेकिन दिस इज माई कार ये एक सिंगल वर्ड है, ये किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप यहां देखें दिस कार, अब यहां पर नाउन है कार। कार नाउन है, प्रोनाउन, प्रोनाउन कह लें, नाउन है। हम इसको मतलब जनरली तो एक नाउन ही है ना। तो ये जो कार एक नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है दिस, यानी कि दिस कार, ये वाली कार। कार कौन सी? ये वाली कार। कार तो बहुत सारी हैं, लेकिन दिस ने क्या कहा है? दिस ने कहा है कि ये वाली कार, तो दिस कार। तो कार नाउन है, उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव। तो दिस इज यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, और दिस, इधर जो दिस है वो किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा। यहाँ नाउन को क्वालिफाई कर रहा है माई। तो आप न्यूज देखें कि यहाँ पर जो माई है वो एडजेक्टिव है। ठीक है। दिस बॉय, ये लड़का, लड़के बहुत सारे हैं। दिस बॉय, दैट गर्ल, वो लड़की। तो ये जो कि इशारा कर रहे हैं, दिस दैट, ये नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो तो उसको इसलिए हम एडजेक्टिव कहते हैं। जिस तरह दिस गर्ल वाज स्टीलिंग मनी फ्रॉम द शॉप। दिस गर्ल वाज स्टीलिंग मनी फ्रॉम द शॉप, ये लड़की शॉप से पैसे चुरा रही थी। लड़की बहुत सारी है, लेकिन ये लड़की पैसे चुरा रही थी, तो दिस ने इशारा किया लड़की की तरफ। अच्छा, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी कि दोज गेम्स आर डिफिकल्ट। ठीक है। तो दोज गेम में ये दोज है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो जो कि मैंने नहीं पर एक एग्जांपल बनाई, तो मुझसे मिस्टेक हो गई। और इसके अलावा दोज फ्लावर्स का मैंने यूज किया यहाँ पर, दोज को किस तरह यूज करना है। और यहाँ पर नाउन में आप डिफरेंस देखें, शी एडवाइज्ड हिम टू रीड दीज बुक्स, ये भी ऐसा एडजेक्टिव है। ओके। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है यहाँ पर के चंद के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो तमाम। ठीक है। इधर इधर यू, जिस तरह हम कहते हैं, कोई भी नहीं, कोई भी है, इसको आप ये समझ लें कि ये ब्रांच है, जो पीछे हमने पढ़ा था ना इनडेफिनेट की, उसकी एक सब टाइप समझ लें। वैसे इसको एडजेक्टिव की टाइप बना दिया, ईच, एवरी, इधर, नीदर। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स डाल दिए ताकि आपको पता लगे इनको यूज कैसे करना है, और इनका इनका ट्रांसलेशन क्या होती है। ईच सीजन ऑफ द शो हैज 10 एपिसोड।
हर शो के 10 एपिसोड होते हैं, हर। ईच की क्या उर्दू है, हर। अब वो हर, जो जिसका आगे जिक्र हुआ, ईच सीजन ऑफ द शो, शो के जो हर सीजन है उसका। इधर को देखें, इधर वे इज फाइन विद मी, ठीक है, इधर वे। तो इधर और नीदर का मतलब था कोई भी। इधर मतलब कोई भी, नीदर मतलब कोई भी नहीं। तो इधर वे इज फाइन विद मी, यानी कि मुझे, मेरे लिए कोई भी तरीका ठीक है। हर तरीका मेरे लिए ठीक है, हर भी यूज कर सकते हैं उर्दू में। हर तरीका मेरे लिए ठीक है। और आई विल बी हैप्पी विद ईदर चॉइस, कोई भी चॉइस करूं मैं खुश हूं। लेकिन अगर नीदर को यूज करेंगे तो नीदर पेरेंट, नीदर पेरेंट मतलब माँ और बाप की बात हो रही है। नीदर पेरेंट केम टू मीट द टीचर, टीचर से मिलने कोई भी पेरेंट नहीं आया, ना माँ आई ना बाप आया, अब यूं भी कह सकते हैं, टीचर से मिलने ना माँ आई ना बाप आया। नीदर ड्रेस फिटेड हर, उसको कोई भी ड्रेस फिट नहीं हुआ। नीदर ऑफ अस वेंट टू द कंसर्ट, कंसर्ट में हम में से कोई भी नहीं गया। ठीक है, आप इनकी और प्रैक्टिस करें, और न्यू वर्ड्स उठाएं और इनकी प्रैक्टिस करें। ओके। उसके बाद इंटेरोगेटिव में भी प्रोनाउन भी थे, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं, सेम होते हैं जी। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमने पढ़े थे हु, होम, वेयर, विच, व्हाट। ठीक है। तो इसमें भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी सेम ही है, लेकिन फर्क होगा कैसे। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या है, हुज होम इज दिस, तो यहाँ पर जो हुज है वो इस होम को क्वालिफाई कर रहा है। होम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हुज होम, किसका होम है जी। ठीक है। इसी तरह विच फ्लावर, इससे कंपैरिजन करते हैं, विच फ्लावर डू यू लाइक, आपको कौन सा फूल पसंद है। ठीक है, आपको कौन सा फूल पसंद है, तो विच फ्लावर, फूल कौन सा पसंद है। लेकिन अब जो प्रोनाउन का इसमें इस्तेमाल किया था मैंने, कि विच इज हैवियर, यानी कि इन दोनों में से हैवी कौन है, भारी कौन है, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन विच फ्लावर, तो चूंकि विच जो है वो फ्लावर को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए विच एज एन एडजेक्टिव के तौर पे है। जब मैंने यहाँ पे फिर कंपैरिजन किया, ये आप देख लेना। नेक्स्ट है पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, माय, ठीक है, आवर, यूअर, हर, जिस तरह माय कार, पहले भी मैंने बताया, आवर होम, देयर बिजनेस, उनका है। तो बिजनेस एक नाउन है, और देयर उनका बिजनेस, उनका। होम घर है, नाउन। लेकिन ये घर किसका है, आपका है, मेरा है, तो जो भी इसके पीछे लगाएंगे वो पोजेशन को शो कर रहा है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव है। आर्टिकल एडजेक्टिव्स भी होते हैं जी, आर्टिकल। ठीक है, ए, एन और दी को आर्टिकल कहते हैं। लेकिन वैसे तो ये आर्टिकल हैं, लेकिन इनकी पोजीशन की बेस पर इनको एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी कहा जाता है, एडजेक्टिव। उनको फिर हम कहेंगे आर्टिकल एडजेक्टिव। अब देखिए ना, पीछे जितने भी हम बड़े क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं, पोजेसिव, पोजेशन है, माय, वहाँ वो कभी प्रोनाउन बन जाते हैं, लेकिन उनकी लोकेशन चेंज हो जाए तो वो एडजेक्टिव के तौर पे भी बन जाते हैं। तो इस तरह आर्टिकल्स भी एज एडजेक्टिव काम करते हैं। अब इसमें लॉजिक क्या है, जिस तरह बेबी, बेबी एक नाउन है, लेकिन बेबी के पीछे हम कहेंगे अ बेबी वाज फाउंड इन द पार्क, एक छोटा सा बच्चा पार्क में मिला। अब मैं कहूंगा सिंपल, बेबी वाज फाउंड इन द पार्क। अब बेबी से पीछे कुछ तो लगाएंगे ना, जिस तरह आपने लगा दिया आ बेबी वाज फाउंड इन द पार्क, तो एक बच्चा मिला, तो ये जो ए है, एक, तो वो बता रहा है कि एक बच्चा मिला है, तो वो किसको सपोर्ट कर रहा है, ए जो है वो किसको, नाउन को सपोर्ट कर रहा है। तो जो चीज भी, दो जो वर्ड भी नाउन को सपोर्ट करेगा उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। द बेबी हु वाज फाउंड इन द पार्क, ठीक है, वाज वेरी क्यूट। द बेबी हु वाज, द बेबी हु वाज फाउंड इन द पार्क वाज वेरी क्यूट, वो बड़ा प्यारा बच्चा था जो उधर से मिला था। तो द बेबी, द बेबी, ठीक है, ये उसको दा जो है वो उसको क्वालिफाई कर रहा है। नीचे सेंटेंस है, जैसे आई सा आ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, एक किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, यानी कि बॉय को। द बॉय वाज एन ऑर्फन, वो लड़का यतीम है। द बॉय इन द रूम वाज एन ऑर्फन,
जो लड़का कमरे में है एक ऑर्फन है, तो अब ऑर्फन एक नाउन है, तो ऑर्फन से पीछे आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव। बॉय एक नाउन है, बॉय से पहले आर्टिकल था, वो भी क्या है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल एडजेक्टिव कहेंगे इसको। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जिस तरह चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, जिनके आगे सी एच एस एच ई एस सी वगैरह आता है, तो उनसे पहले आप दा लगाएं। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ठीक है, ऑफ द इंग्लिश, इनसे पहले पहले लगाएंगे। रूल्स, एडजेक्टिव्स के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, इजाफी उन सबसे रेलिवेंट, तो मैं तो बताते जाता हूँ। कुछ वर्ब हैं, ठीक है, कुछ वर्ब हैं जिसमें सेंसेस से रेलिवेंट हैं, जिस तरह हवा से खमसा, फाइव सेंसेस, टेस्ट, स्मेल्स, ठीक है ना। टेस्ट की बात करें तो ये जुबान से रिलेटेड है, चखने से रिलेटेड है, सूंघने से, साउंड जो है सुनने से रिलेटेड है। सीम, जिसमें हमें फील कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारी फाइव सेंसेस यूज होती हैं। तो कहते हैं कि इनके फौरन बाद एडजेक्टिव का यूज करें। पीछे देखें, हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े हैं उन सब में हमने एडजेक्टिव्स का यूज नाउन से पहले किया है, लेकिन ठीक है, नाउन से पहले किया है, लेकिन इसमें हम नाउन इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन वर्ब के फौरन बाद एडजेक्टिव का यूज लाजमी होगा। शी लुक्स, वो लगती है ब्यूटीफुल, ठीक है। दिस म्यूजिक साउंड्स अनप्लीजेंट, अब साउंड जो है हवा से खमसा से रिलेटेड है, फाइव सेंसेस है, तो दिस म्यूजिक साउंड्स। अब अगर बात यहीं पर रोक दी जाए तो बात इनकम्प्लीट है, तो ये म्यूजिक लगता है कैसा, इसलिए इसके लिए हमें एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रूल है एल्डर का। एल्डर और ओल्डर दो, उसको आपने अच्छी तरह समझना है। एल्डर हमेशा खानदानी रिश्तों के लिए इस्तेमाल होता है। खानदानी रिश्तों के लिए आप ओल्डर यूज नहीं करते अगर कंपैरिजन ना हो रहा हो। अगर आपने बताना हो, आप एक पार्टी में गए हैं और आपने बताना, ये कौन है, कोई पूछ लेता है, शी इज माई एल्डर सिस्टर, ये मेरी बड़ी बहन है, ठीक है। आप ओल्डर सिस्टर नहीं कहोगे, हालांकि वो उम्र में बड़ी है, ठीक है। इसी तरह अगर आप पार्टी में जाते हो, आपका कोई दोस्त, आपके वालिद का कोई दोस्त है मिसाल के तौर पर, तो वहां पर आप यूं नहीं कहोगे, एल्डर का यूज नहीं करोगे, आप ओल्डर का करोगे, ठीक है। ही इज माई ओल्ड फ्रेंड, ये मेरा पुराना दोस्त है। अच्छा, ये खैर वो तो एक अलग बात होगी। पर हम खानदानी रिश्तों के साथ ओल्ड यूज कर सकते हैं, ओल्डर यूज कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब हमने कंपैरिजन करना हो। कैसे? ओल्डर यूज फॉर कंपैरिजन, माय सिस्टर इज 3 इयर्स एल्डर देन मी नहीं होगा, ये गलत है। तो ओल्डर देन मी, 3 इयर्स ओल्डर देन मी, अगर आपने एज का कंपैरिजन करना है तो फिर आप ओल्डर यूज करेंगे, एल्डर नहीं। ओके, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की डिग्रीज हैं जी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्री हैं। पॉजिटिव डिग्री को हम कल, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज को मतलब हम इनको कल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि उसको वहाँ जो यूज डिस्कस करने की हमारी सेंस एडवांस होगी, यहाँ हम सिर्फ जनरली पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या है? किसी एक बंदे की एक या ज्यादा क्वालिटी बतानी हो तो पॉजिटिव डिग्री है एक बंदे की, ठीक है, सिर्फ उसी की। जिस तरह वो जो बंदा है वो जनरस है जी, वो बहुत अच्छा बंदा है, जनरस है, फयाज है, ठीक है, सखी है। दो भी बता सकते हो, ही इज वेरी नाइस एंड काइंड, वो बड़ा अच्छा बंदा है जी, बहुत नाइस है, मेहरबान है। अच्छा, इसी तरह आप बता सकते हो कि ही इज नाइस एंड जनरस। अब नाइस एंड जनरस, नाइस एंड काइंड ये सेम है, नाइस एंड जनरस भी सेम है, लेकिन अगर आप इसको कर दोगे कि जनरस एंड नाइस, ये गलत हो जाएगा। जनरस एंड नाइस नहीं करना, क्यों? क्योंकि जो एडजेक्टिव जिसके यानी कि जो स्मॉल एडजेक्टिव वो पहले आएगा, जो लार्जर एडजेक्टिव होगा वो बाद में आएगा। इस बात को भी नोट करना, इस बात का भी ख्याल रखना, ये इंग्लिश का रूल है। उसके बाद नाइस, काइंड एंड जनरस आप यूज कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी होती है कि एडजेक्टिव, 3 से ज्यादा एडजेक्टिव यूज नहीं करने चाहिए एक सेंटेंस में, वरना वो फिर अब अच्छा नहीं लगता सेंटेंस, उसको वो एक एक्सेप्टेबल ही नहीं है एक तरह से। आप कंपैरिजन में क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब है कि दो चीजों का, प्लेसेस का, किसी थिंग्स का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसको हम कंपैरिजन कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री में एक ही बंदा था, लेकिन इसमें दो चीजें हैं और दोनों सिमिलर होंगी तो कंपैरिजन होगा, याद रखें। स्कर्दू
इज मोर ब्यूटीफुल प्लेस देन नारान। अब स्कर्दू एक प्लेस है, नारान एक प्लेस है, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि जी मोर ब्यूटीफुल स्कर्दू ज्यादा खूबसूरत है, क्वालिटी आगे दरमियान। अच्छा, अहमद इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। तो अहमद का कंपैरिजन उसके भाई से हो रहा है, दोनों सेम है, जीनस सेम है, यानी कि दो एक तरह के लोग हैं, तो अहमद ज्यादा इंटेलिजेंट है। दिस कार इज बेटर देन दैट वन, ये कार उससे बेहतर है। तो कहीं मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, बेटर, ठीक है। बेटर किसकी सेकंड डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है गुड की, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। टॉल टॉलर टॉलेस्ट। इसी तरह ब्यूटीफुल के साथ हम इंटेलिजेंट के साथ इंटेलिजेंट नहीं लगाएंगे, मोर इंटेलिजेंट कहेंगे, मोर ब्यूटीफुल कहेंगे। ये फिर आप टेबल सर्च करेंगे कहीं से भी वर्ड्स एडजेक्टिव्स का, तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब यह एक मिस्टेक हम कर रहे हैं, अगर इसको आप पकड़ें कि अहमद इज स्वीटर देन मैंगो, अहमद जो है वो मैंगो से मीठा है, ये गलत है। इनफॉर्मली हम वैसे कह देते हैं यार ये वो तो आम की तरह मीठा है या वैसे चांद की तरह खूबसूरत है, तो इंग्लिश में ये गलत करार होता है। भाई आप एक इंसान को चांद जैसा तो नहीं कह सकते, उससे वो एक अलग हुस्न है उसका। अहमद एक इंसान की अपनी मिठास हो सकती है, मैंगो की अपनी मिठास हो सकती है। तो अहमद इज स्वीटर देन मैंगो, अहमद मैंगो से स्वीटर ऐसा नहीं, हम कभी नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, मैंगो इज स्वीटर देन ऑरेंज ये कह सकते हैं, क्योंकि वो कैटेगरी सेम है, दोनों के फ्रूट हैं, इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, रूल है। और अब इसके जनरल रूल्स भी हैं डिग्रीज के, मोर और मोस्ट, ठीक है। ही इज मोर टॉलर नहीं है, क्योंकि जब टॉल की सेकंड कंपैरेटिव डिग्री आ गई टॉलर, तो फिर मोर का यूज गलत हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसी तरह वो आगे और बताता हूँ इस बारे में। ही इज वाइजर देन हर, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जब भी आप सेकंड डिग्री लगा रहे हैं तो उसका सब्जेक्टिव केस लगाएं, ही इज वाइजर देन शी इज, क्योंकि आप ही का कंपैरिजन कर रहे हो, तो ही एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है ही, और उसका कंपैरिजन भी ऑब्जेक्टिव केस से नहीं होगा, सब्जेक्टिव से ही होगा। ओके, पीछे हमने पढ़ा कि टॉल का जो यूज है, मतलब अगर टॉलर, टॉल की सेकंड डिग्री है टॉलर, तो वो जब अवेलेबल है तो उसके साथ मोर ना लगाएं, लेकिन मोर एक जगह लगाया जा सकता है, जैसे क्लेवर, क्लेवर की सेकंड डिग्री है क्लेवरर, ही इज क्लेवरर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज्यादा सियाना है, तेज है, क्लेवरर, चालाक है। अब क्लेवरर ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। एक सेंटेंस है ही इज मोर क्लेवरर देन ब्रेव, ये सेंटेंस भी ठीक है। हाल इसमें हालांकि हमने मोर क्लेवर यूज किया, लेकिन उसमें फर्क क्या है, ही इज क्लेवरर देन हिज ब्रदर, तो ब्रदर और उसका कंपैरिजन हो रहा है, दो भाइयों का कंपैरिजन हो रहा है, दोनों सेम कैटेगरीज हैं, ह्यूमंस हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम मोर क्लेवर यूज किया है, तो वो ही इज मोर क्लेवर देन ब्रेव, तो दो उसकी खूबियों के दरमियान कंपैरिजन किया है। एक्चुअल में ही इज मोर क्लेवर देन ब्रेव, वो बहादुर कम, तेज सियाना ज्यादा, चालाक ज्यादा है, तो इस सूरत में मोर का इस्तेमाल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारे पास, आई आर पे जो खत्म होते हैं, जूनियर सीनियर, उसके बाद मोर नहीं लगाना। ही इज जूनियर टू मी, वो मुझसे जूनियर है, तो मोर जूनियर नहीं लफ्ज होता, वो जूनियर है तो जूनियर है, बस बात खत्म। दिस क्लॉथ इज मोर सुपीरियर टू दैट क्लॉथ, ये गलत सेंटेंस है, कि जनाब ये जो कपड़ा है ना ये उससे ज्यादा सुपीरियर है। अब उससे ज्यादा का जो वर्ड यूज करते हैं ना, मोर सुपीरियर, वो गलत है। भाई सुपीरियर है तो सुपीरियर ही है, उससे ज्यादा सुपीरियर यानी कि वो भी सुपीरियर हो गया, ये उससे ज्यादा सुपीरियर ऐसा नहीं हो सकता। आप सिंपल कहें जी दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट क्लॉथ, उससे सुपीरियर है। इसी तरह जो वर्ड्स हैं कंप्लीट, सर्कुलर, परफेक्ट, यूनिक, इक्वल वगैरह, इनके साथ मोर लगाना बिल्कुल गलत है। जिस तरह एक सर्कुलर चीज है, मतलब एक सर्कल है, दिस इज मोर सर्कुलर देन दैट, ये उससे ज्यादा सर्कुलर है, सर्कुलर तो सर्कुलर ही है ना जी, एक सर या तो सर्कुलर है या नहीं है, ठीक है। माई मोस्ट फेवरेट प्लेयर इज, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल चलो मोइन खान कह दें, तो माई मोस्ट फेवरेट प्लेयर, फेवरेट है तो फेवरेट ही है, तो मोस्ट क्या होता है, बस फेवरेट कहें। दिस बिल्डिंग इज मोर कंप्लीट देन दैट बिल्डिंग, ये बिल्डिंग उससे ज्यादा कंप्लीट है। या तो आप कहो कि वो इनकम्प्लीट है ये कंप्लीट है, ये क्या होता है कि वो
उससे ज्यादा कंप्लीट है, ये बात सही है। ओके, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव का मतलब एक चीज है, एक बंदे का कंपैरिजन बाकी तमाम के साथ करना है। अगेंस्ट ऑल ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। टीम में ये बंदा सबसे ज्यादा बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर दा का यूज लाजमी करना है। आपने सुपरलेटिव डिग्री लगाई तो लाजमी दा का इस्तेमाल करें। स्कर्दू इज द नाइसेस्ट प्लेस, सबसे खूबसूरत जगह है स्कर्दू। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। अब सबसे ज्यादा जहीन है ये लड़का क्लास में। पास पेपर में करेक्शन आई है, उसने पूछा था कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ हिज टू सन्स, ऑफ हिज टू सन्स, यानी कि अपने दो बेटों में ये मोस्ट इंटेलिजेंट है। अब जब बच्चे ही दो हैं, दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, तो फिर दो के दरमियान जो कंपैरिजन होता है वो कंपैरेटिव डिग्री से होता है, सुपरलेटिव से नहीं। तो आप मोर का यूज करें, हालांकि उसके दो ही बच्चे हैं। ठीक है, सीएसएस में ये करेक्शन आई हुई है आई थिंक। इसके अलावा करेक्शन है कि यू कैन नॉट टेल विच ऑफ द टू इज द एल्डेस्ट। आप नहीं बता सकते कि इन दो में एल्डेस्ट कौन है। अब एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो जब दो की बात हो रही है, विच ऑफ द टू, तो फिर आप थर्ड सुपरलेटिव डिग्री कैसे लगा सकते हैं? तो विच ऑफ द टू इज द एल्डर, यूं कहें। ओके, सीएसएस 2002 में भी ये करेक्शन है कि दिस इज द यंगेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द टू टू सन्स। सेम है तकरीबन, दिस इज द यंगेस्ट, लेकिन इसमें अब दो एडजेक्टिव यूज हुए हैं। अब दो एडजेक्टिव यूज हुए हैं तो आप इसको ध्यान से देखें। दिस इज द यंगेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द टू। अब पहली बात तो जब टू आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे आप। अब कंपैरेटिव डिग्री में यंगेस्ट को आप क्या बना दोगे? यंगर, और मोस्ट इंटेलिजेंट को आप मोर इंटेलिजेंट बना दोगे। ही इज द, अच्छा दिस इज की जगह ही इज कर लें, ही इज द यंगर एंड मोस्ट मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सन्स, बात खत्म होगी। अच्छा, एक और करेक्शन है जी, ये थोड़ी कम्प्लेक्स है। ठीक है, जिस तरह पीछे वाले केस में हमने दोनों को कंपैरेटिव डिग्री में लेकर आना था, लेकिन इसमें हम कई केसेस बन सकते हैं। ही इज वेटिंग फॉर बेटर एंड प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी, ये सीएसएस में ये आई हुई है करेक्शन। ही इज वेटिंग फॉर बेटर एंड प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज, वो वेट कर रहा है जी बेहतर और खुश आइंद अपॉर्चुनिटीज को। प्रॉमिसिंग मतलब जो प्रॉमिस करती हूँ अपॉर्चुनिटीज। अब पहली बात तो इसमें ये देखें कि इन्होंने लिखा हुआ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, यानी एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को वेट कर रहा है जो बेटर हो, प्रॉमिसिंग हो। अब इसमें इशू ये है, इन दोनों एडजेक्टिव्स को देखें। ये जो लव्स बेटर है ये सेकंड डिग्री है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है, जबकि प्रॉमिसिंग जो है ये फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री। तो दो डिफरेंट डिग्रीज को उसने एक जगह पे यूज किया है, तो ये ब्लेंडर है। तो आप ऐसा करें, यानी कि या तो दोनों की फर्स्ट यूज करें, या दोनों की सेकंड यूज करें, या दोनों की थर्ड यूज करें। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि गुड यूज करते हैं तो फिर प्रॉमिसिंग करें। बेटर की फर्स्ट फॉर्म है गुड, तो आगे प्रॉमिसिंग ठीक है। तो आप करें ही इज वेटिंग फॉर गुड एंड प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि बेटर को चेंज करें। अगर आप बेटर चेंज नहीं करना चाहते तो बेटर को यूज लगा रहने दें और लिखें जी मोर प्रॉमिसिंग। ही इज वेटिंग फॉर बेटर एंड मोर प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज, ये भी ठीक है। बस थर्ड भी कर सकते हैं वैसे, ही इज वेटिंग फॉर बेस्ट एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग, ये ठीक, ये नहीं है, पर पहले दो केसेस में आप कोई भी यूज कर सकते हो। ही इज वेटिंग फॉर बेटर एंड मोर प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज, ये ज्यादा बेहतर है। और सेकंड लास्ट रूल है आई थिंक, कंपैरिजन। द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन दैट ऑफ लाहौर। जब भी आपने कंपैरिजन करना है, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान, अब मुल्तान का क्लाइमेट है, ठीक है, और हम इधर लिखा हुआ लाहौर। ठीक है, वैसे मैं इसको गलत करके बनाता तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान, अब देखें मुल्तान और लाहौर का कंपैरिजन नहीं हो रहा, और लाहौर के साथ क्लाइमेट नहीं लगा हुआ, तो लाहौर के साथ क्लाइमेट लगाने की जरूरत नहीं, क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है। द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान वो हॉटर है
तो चूंकि लाहौर के पीछे हमने क्लाइमेट यूज नहीं किया, तो आप कहें कि क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन दैट ऑफ लाहौर। द प्राइसेस ऑफ होंडा कार्स आर हायर देन दोज ऑफ टोयोटा कार्स। टोयोटा कार्स से ज्यादा प्राइसेस हैं होंडा की। और इसके बाद कंपेर, जैसे हमने पढ़ा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगाना है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ उस वक्त दा लगेगा जब दो जगह पर वो यूज हो रही होंगी। द हायर वी गो द कूलर इट इज। जितना ऊपर जाते हैं इतनी ठंड बढ़ जाती है। तो 2 डिग्री, ठीक है जी, एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट में आ रही है, तो फिर हम दा इस्तेमाल करेंगे। लास्ट और लेटेस्ट। लास्ट का मतलब होता है कि एक चीज आई उसके बाद कोई भी नहीं आनी, ठीक है। और लेटेस्ट का मतलब होता है कि अभी रिसेंटली आई है। अरमगान हिजाज इज द इकबाल्स लास्ट बुक। अरमगान हिजाज इकबाल, ठीक है, की लास्ट बुक है, क्योंकि अल्लामा इकबाल अब रहे नहीं। तो अब जब वो रहे नहीं तो दोबारा कोई बुक आएगी नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा जिंदा है, कोई राइटर जिंदा है, तो फिर आप क्या कहते, द हैप्पी माइंड एक किताब है केविन हार्सले की लिखी हुई। तो द हैप्पी माइंड इज केविन्स लेटेस्ट बुक। केविन की लेटेस्ट बुक है, इसका मतलब केविन और भी बुक लिख सकता है। इस तरह जो न्यूज हैं, तो हम कहते हैं हाँ यार, मतलब न्यूज बताओ, तो व्हाट, तो हम क्या कहेंगे उधर, वर्ड न्यूज के साथ लास्ट न्यूज नहीं यूज करेंगे, लेटेस्ट न्यूज यूज करेंगे। यानी कि जो न्यूज लेटेस्ट है उसका जिक्र करेंगे। चलें जी, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज, थैंक यू।